दोस्तों पीछे आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो नहीं मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है। और जिस व्यक्ति की मूर्ति है उसका नाम सुना तो बहुत होगा आप सभी लोगों ने, तिमूर, तैमूर, ठीक है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन्हीं की, तैमूर लंग जिनका नाम है। और भारत पे इन्होंने आक्रमण किया हुआ है 1398 एडी में। ये जो बात चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का जो समय था वो अपने पतन के समय पे चल रहा था। और पतन के समय सोने पे सुहागा बात कर दें तो या फिर आग में घी डालने का काम किसने कर दिया? तैमूर लंग के आक्रमण ने कर दिया। तो हम यहाँ जानने वाले हैं तैमूर लंग के बारे में, कैसा आक्रमण रहा, क्या रहा, सारी चीज़ें। बने रहिए मेरे साथ अधिक जानकारी के लिए। देखिए भैया, हुआ कुछ ऐसा कि तैमूर जो है मंगोल व्यक्ति है। हालांकि कहीं ना कहीं चगताई तुर्क इनके रिलेशन के कारण इनको बोल दिया जाता है। पिताजी जो रहे हैं इनके तुर्गाई, ये जो रहे हैं ये इस चगताई तुर्क खेमे के सरदार हुआ करते थे। हालांकि पहले ये लोहार थे। क्या थे? लोहार थे। बाद में अपनी प्रतिभा के कारण सरदार बन गए। इन्हीं का ये बेटा है तैमूर। तैमूर का जन्म 1336 एडी में होता है और 1405 एडी में मृत्यु हो जाएगी चाइना के मंग राजा थे, उनके साथ लड़ने पहुंच रहे थे, चाइना अटैक किया तो वही इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी बात कुछ ऐसी चल रही है कि एक समय था जब तुगलक वंश का शासन भारत पे चल रहा था, दिल्ली सल्तनत पे। और उस समय राजा महमूद शाह हुआ कर रहे थे। क्या? महमूद शाह। महमूद शाह का शासन 1394 से 1412 तक चलता है। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में अटैक होता है तैमूर लंग का। कहानी कुछ इस प्रकार है कि तैमूर के पोते थे, पीर मोहम्मद नाम था। क्या नाम था? पीर मोहम्मद। ठीक है, सो पीर मोहम्मद की इच्छा थी भारत पे अटैक करने की, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि देखो, तैमूर उस समय तक ये जब राजा बना 1369 में, 1369 में ये राजा बन जाता है। कहाँ का? समरकंद पे अपना, समरकंद आपको पता है उज्बेकिस्तान वाला इलाका है। ठीक है, सो समरकंद पे अपना आधिपत्य जमा लेता है। समरकंद के बाद आसपास का तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और पास पड़ोस के जो भी है सारे के सारे, उस समय का फारस सबको जीत चुका था। ऑप्शन बचे थे दो, एक इंडिया एक चाइना। भारत और चाइना या चीन, इन दो में से कोई एक चुनना था। तो एक दिन मीटिंग लगी और तैमूर ने 2 उंगली दिखाई। उन्होंने कहा लो भैया कोई एक चूज करो। लोग पागल हो गए, बोले क्यों भैया 2 में से एक उंगली चूज करने का मतलब क्या? कहना क्या चाहते हो भैया, मुंह से बोलो। उनने बताया कि 2 उंगलियां, एक अगर चूज करोगे एक भारत की है और दूसरी किसकी है? चाइना की। अटैक बचे यही 2 हैं, तो इन पे ही अटैक करना है। तुम लोग जिस पे चुन लोगे उस पर अपन पहले अटैक करेंगे। तो बात हुई कि भैया चलो भारत पे अटैक कर लेंगे। अच्छा, भारत पे अटैक करना था तो कुछ इनके समझदार लोग भी थे जो साथ में थे, अमीर टाइप के लोग जो थोड़ा सा चर्चा वगैरह करते थे इनसे। तो चर्चा हुई कि भाई समस्याएं हैं भारत में अटैक करने की, कुल 4 बहुत समस्या है भारत पे अटैक करना, मतलब बिल्कुल आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो जैसे ही आप भारत में एंटर करोगे तो भैया सिंधु नदी बढ़ती है और सिंधु नदी की 5 ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं और वो इतने बहाव से बहती हैं कि उन्हें पार करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो 5 नदियों को आपको पहले पार करना पड़ेगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। और उसको जब पार करोगे तो फिर क्या है, भारत लगेगा आपका, दिल्ली सल्तनत लगेगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये नदियों वाला है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा? नाव, जहाज वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं नदी को पार करनी और सारी वो लगने वाली है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बोले चलो इसके अलावा और क्या समस्या है? दूसरी समस्या है, जैसे ही नदियों आप क्रॉस करोगे तो भैया भयानक जंगल है। ऐसे जंगल है क्योंकि देखो यार, तैमूर की जो सेना है वो केवल धावा मारने वाला काम करती थी। भाई घोड़े पे बैठे और भागे, बड़ी तेजी से धावा मारते थे, आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे, वापस पैसे लिए और निकल लिए।
तो इनने कहा कि यार ये जो जंगल है इसमें अपन जो छापा मार कार्रवाई करते हैं वो कर नहीं पाएंगे ढंग से, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। बोले और बोले तीसरी समस्या ये है कि वो जनजातियां हैं अलग अलग प्रकार की भारत में, और उनमें बहुत सारे साहसी लोग भी हैं जो आपका विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो उनसे भी बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे, उन नामी गिरामी लोगों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो अपने को वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है। और बोले एक बहुत बड़ा जानवर रहता है भारत में, वो जानवर ऊंट और घोड़े ऐसे तो पटक पटक के फेंक देता है कि समझ में नहीं आता है, तो उस जानवर तो सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, हाथी की बात चल रही थी मतलब कुल मिला के। बोले ठीक है। इन सारी समस्याओं के बाद निराकरण के लिए चलो उन्होंने कहा ठीक है, तो इनने पीर मोहम्मद को भेजा कि जाओ भैया जाओ भारत जाओ, और पहले तो कोशिश करो कि बात से मान जाए लोग बात, क्योंकि अपने शान शौकत इतनी हो गई है, नाम इतना हो गया है कि हो सकता है अपने नाम से ही थर थर कांपने लग जाए लोग बाग, अपनी अधीनता स्वीकार लड़ना ही ना पड़े। बात तो ये भी ठीक है। पीर मोहम्मद पहुंचे भैया, सिंधु पार करिए। सिंधु पार करके उस समय जैसे मैंने बताया महमूद का शासन चल रहा था, तो महमूद के वजीर से चर्चा होती है तो वजीर से भी कहते हैं कि देखो भैया तैमूर ने भेजा है हमको और तुम इनका अधिकार स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो महमूद का वजीर झाड़ देता है किताबें, पागल आगल आदमी हो गया, भीख मांगने आया हो, शासन से भीख मांग के मिलता है क्या? छीनना पड़ता है। जिसकी तलवार में जान होती है, जिसकी तलवार में धार होती है, वही जीतता है शासन। निकलो इधर तेजी में। अब पीर मोहम्मद को बुरा लग गया। पीर मोहम्मद ने जैसे कि तैसा लिख के उसमें 2-4 बातें और ऐड करके पहुंचा दिया कहाँ? तैमूर के पास। तैमूर गुस्सा आ गया, बोले साला बड़ा ढीला ले रहे हैं लोग। तो जो आक्रमण करने की कोशिश क्या करी, बात है लगभग फरवरी की। ठीक है, चलो फरवरी 1398 में समरकंद से निकलते हैं। ठीक है, समरकंद मतलब उज्बेकिस्तान से फिर मार्च में पहुंच जाते हैं ये लाहौर। ठीक है, सो वहाँ लूटपाट मचाना चालू करते हैं, मारकाट चालू करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जाते लाहौर से सिंध के आसपास पंजाब पहुँचते हैं। सिंध, ठीक है, पंजाब के बाद समाना दिल्ली के आसपास वाला इलाका है, हरियाणा के आसपास, और दिल्ली। ठीक है, सो दिल्ली में भैया जो पहला युद्ध होता है, जितनी जगह पहुंचे हैं उस जगह भर इनने मारकाट करी है, जितने लोग मिले बीच में सबको फोड़ा फाड़ी करी है, गांव के गांव जला के ख़त्म कर दिए, लोगों को ख़त्म करने के बाद वहीं आग लगा दी, तो जिनको जलना है जल गए, जो बच गए। ऐसे करते हुए तो महामारियाँ अलग फैली, सारी चीज़ें ऐसे इनकी हालत करके दिल्ली पहुँचे। बहुत सारे लोगों को जो सुंदर कन्याएं हैं, बच्चे हैं, उन सबको बंदी बना लिया। ऐसे काम करते थे, बाकी लूटपाट कर ली। कुछ लोगों के साथ क्या करते थे, देखो यार, सबसे मतलब जो गड़बड़ बात ही ऐसी है कि ये अपनी बातों पर रहता नहीं था व्यक्ति। आप जाओगे पहले तो ये बोलेगा कि भैया देखो एक काम करो, अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो कुटोगे। तो कुछ लोग अधीनता स्वीकार कर लेते थे कि भाई काय को लड़ाई झगड़ा करना फालतू। लोग क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे दिए तो फिर ज़बरदस्ती के इनके जो गुलाम थे या साथ में जो सैनिक थे वो लड़ लेते थे ज़बरदस्ती में। फिर इन पर झूठा इल्ज़ाम लगा देते कि तुमने बात नहीं मानी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, और लड़ाई चालू, फोड़ फाड़ कर दी, पैसे भी ले लिए, मार भी दिया। तो अपनी बात का ही व्यक्ति नहीं था। ठीक है, अब बात का व्यक्ति था नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आगे पहुंचे, अब दिल्ली में भाई बहुत सारे लोग बंदी बना लिया। दिल्ली में जब पहली बार लड़ाई हुई तो इसमें हार गई तैमूर की सेना। अब जो बंदी लोग थे बड़े खुश हुए, तो लाखों लोगों को इनने मौत के घाट पर उतार दिया जो हंस रहे थे। तो ऐसी तो हालत थी। अब दिल्ली में जब दूसरी लड़ाई हुई तो बस मंगू खां था इधर मंत्री, क्या नाम है, मल्लू खां, है ना, मल्लू खां मंत्री है, और राजा तो महमूद है ही। इनने लड़ाई करी और लड़ाई में हार गए, तो मल्लू खां और ये भाग लिए। ठीक है, मल्लू खां उल्टे भागे, ये सीधे भागे, मतलब एक गुजरात भाग गए और एक नागौर साइड मतलब बदायूं साइड भाग गए। कौन, मल्लू खां। फिर जैसे तैसे महमूद ने गुजरात में शरण मांगी। लेकिन बात ये हो रही थी कि उस समय तक सब स्वतंत्र हो गए थे शासक। तो पहले इनके अधीन रहा करते थे, फिरोज के समय या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय अधीन रहते थे जो शासक, उनने क्या कर लिया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब इनकी बात मानी नहीं तो महमूद की हालत मतलब धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसी हालत हो गई। हर जगह से बेइज्जती हुई इनकी। तो इन्हें भंवर बेइज्जती का अनुभव हुआ, और भंवर बेइज्जती के अनुभव के बाद फिर गुजरात से हट के मालवा गए, मालवा के बाद फिर जौनपुर चले गए। तो हर जगह बेइज्जती का ही अनुभव हुआ और कुछ हुआ नहीं। कुछ समय ये दिल्ली में रहे 15 दिन तैमूर, और इनने भंवर लूटपाट करी। पहले तो खजाना मिल गया था क्योंकि भाग गए थे, तो खजाना था दिल्ली में, जो वो खजाना लूटा। खजाना लूटने के बाद महल से बाहर निकले तो फिर नगर बचा था, तो नगर में लूटपाट मचाई। फिर और बच गए थे तो लोग बागों को मारा कूटा, ये सब करा। और फिर ये 15 दिन के बाद दिसंबर में पहुंचे थे, है ना। ऐसा बोलते हैं कि 17 दिसंबर को लड़ाई करी इनने दूसरी वाली, और 18 दिसंबर को ये लोग निकल लिए, भाग गए।
18 दिसंबर से लगभग 15 दिन तक ये रहते हैं और जनवरी में फिर ये वापस चले जाते हैं कि चलो भैया हो गया और निकल लेते हैं। फिर उस समय माहौल 1399 से अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर वहाँ पे षड्यंत्र चलने लग जाते हैं, आस पड़ोस के राजा यहाँ आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, जीत जात जाते हैं। कुछ समय की बाद फिर मंगू खां जो है वो अपनी प्रतिस्पर्धा फिर बढ़ाता है, जीतता है, फिर महमूद शाह को बुला लेता है, लेकिन इज्जत तो बची ही नहीं थी कोई। तो फिर एक प्रकार से यहाँ से शासन जो है ना इनका गड़बड़ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज के समय खिज्र खां नाम का व्यक्ति था, वो फिरोज खां का अच्छा सेवक हुआ करता था। उससे प्रसन्न होकर मुल्तान सिंध का इन्हें शासक बना दिया था। मल्लू खां का जो भाई था, सारंग खां नाम था क्या, ऐसा कुछ नाम था उसका, सादिक खां या सारंग खां, है ना। सो वो मल्लू खां का जो भाई था उसने इन्हें हरा दिया था, खिज्र खां को भगा दिया था, है ना। और उसी समय जब सारंग का शासक था मुल्तान का, तभी तैमूर का आक्रमण हुआ था, तो लूटपाट करके फोड़ फाड़ दिया था। फिर भैया खिज्र खां जाते हैं तैमूर से बात करते हैं कि महोदय देखो हमारा शासन था, इसने हटा दिया, आपने अच्छा किया, खूब कूटा साला, और मारो इसको। तैमूर खां इसकी बातों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और वापस से पूरा को पूरा लाहौर के आसपास का खिज्र खां को क्या बना देते हैं, सूबेदार बना देते हैं अपने तरफ से। और टैक्स वगैरह की बात करते हैं कि सालाना हमें टैक्स देते रहना भाई, ये मान जाते हैं। लेकिन ये मान के चलो कि खिज्र खां इतना घबरा गया था उसके जोश से कि उसने कभी सोचा ही नहीं ऐसा कि गलत किया जाए। आगे जाके 1405 में फिर जब भारत लूटने के बाद इन्होंने कही अब चलो कहाँ चलते हैं, चाइना चलते हैं। तो वहाँ पे जो मिंग डायनेस्टी के राजा मिंग हुआ करते थे चाइना के, तब लड़ रहे थे, वो सर्दी अर्दी वाले माहौल में निपट गए। ठीक है, तो 1405 में मृत्यु हो जाती। तैमूर की अगर बात करें तो ऐसा कहते हैं लोग बाग की कोई बहुत अच्छा दिखने वाला आदमी था नहीं, कोबड़ा टाइप का व्यक्ति था। एक तो पहले भी बिनक के चलता था, लड़ाई झगड़े में एक टांग चली गई थी तो खचोड़ के चलता था। दूसरा एक कंधा भी उठा हुआ था कोबड़े टाइप का, बाद में एक हाथ और चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के बावजूद भी उस व्यक्ति में साहस और शौर्य की परिभाषा थी कहीं ना कहीं। वो लोगों को टैकल कर पा रहा है, सारी चीज़ें कर पा रहा है। तो यह शरीर का फायदा नहीं है, दिमाग का फायदा। उसने दिमाग से काम किया, साहस शौर्य का दिखाया और जीत दर्ज करी। 1405 में मृत्यु हो जाती है। तब तक फिर ये दिल्ली सल्तनत भी ढह ही गई। ठीक है, तुगलक वंश तो खत्म सा ही समझ लीजिए, खत्म हो गया। 1405 के आसपास फिर क्या है, खिज्र खां जो है मंगू को भी हरा देते हैं। जब 1405 में तैमूर की मृत्यु होती है तो अब ये तैमूर का जो लड़का है उसका नाम है शाहरुख, है ना। सो शाहरुख के नाम से सिक्के के चलवा रहे, उसके नाम से गद्दी पे बैठ रहे थे। बाद में मल्लू खां को भी मार देते हैं। मल्लू खां को मारने के बाद अब खिज्र खां कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, ये महमूद शाह के प्रिय हो जाते हैं और उनको वजीर नियुक्त किया जाता है, सब कुछ होता है। फाइनली कुछ समय बाद दिल्ली पे आक्रमण कर लेते हैं, दिल्ली को अधिकार में ले लेते हैं और यहाँ तुगलक वंश खत्म हो जाता है। 1414 के आसपास आपका सैयद डायनेस्टी हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे खिज्र खां के बारे में या सैयद वंश के बारे में कि कैसे क्या सारी चीज़ें। अभी इस वीडियो के लिए मैं बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।